बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान फौजी जारहियत से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ रिसेंट 6 जगहों के ऊपर उनके मिसाइल और उसके बाद आज का सारा दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेन सिटीज़ के अंदर इसराइली नौयत के इसराइली साख्त के ड्रोन उड़ाए जाते रहे, जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑब्वियसली मार गिराए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हिंदुस्तान इस एस्केलेशन को इस लेवल पे ले गया है, इसका जवाब पाकिस्तान क्या देने जा रहा है? इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी बहुत सारे सवालात उठा रही है। मैं बार बार माजी के शोज में भी कहता आया हूँ, अपने डिजिटल मीडिया अकाउंट से भी कहता हूँ कि दीज आर टू एटॉमिक पावर्स एट वॉर हियर। लेकिन अगर हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली तय कर लिया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से और अबव ऑल हमारी 25 करोड़ की कौम की जानिब से तय कर लिया गया है कि हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया जाएगा कि आइंदा हिंदुस्तान किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की ब्रीच की कोशिश मत करे। पहले छुपकर बलूचिस्तान हो जाए, पहले छुपकर कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, वहाँ पर अपने जासूस भेजकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अपनी एजेंसीज के थ्रू करवाता था। और अब खुल खुलाकर अगर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ हिंदुस्तान तो पूरी की पूरी कौम यकजा होकर इसका जवाब देगी। आज के ड्रोन्स क्या हैं, किस हद तक मोहलिक हैं, इसके ऊपर आज के शो में बात करते हैं। और हमारी एयरफोर्स ने जो रिस्पांस दिया है मोदी की एयरफोर्स को, मैं मोदी की एयरफोर्स इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारे ऑपरेशन को मोदी ही का माइंडसेट लीड कर रहा है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब ने। एयर मार्शल साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूँगा। आज जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, सर व्हाट काइंड ऑफ ड्रोन्स वर दे, कितने मोहलिक हैं, क्या क्या नुकसानात और क्या क्या आपके नज़दीक टारगेट्स थे हिंदुस्तान के इन ड्रोन्स को उड़ाने के? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू। जी, पहली तो बात यह है कि ये जो अभी इन्होंने हरकत की है, ये जो ड्रोन भेजने वाली, दिस वेरी क्लियरली शोज दैट द इंडियन एयरफोर्स हैज सरेंडर्ड एंड conceded to the Pakistan Air Force for what has happened yesterday. ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी टेकन वेरी लाइटली बिकॉज दे हैव वायलेटेड द सॉवरेनिटी एंड द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक दिस इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन एंड इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर which has been entrusted on us and India continues ये जिस तरह ये अपनी हरकतें कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना एग्रेसिव एटीट्यूड और फिर जो उनका है हेजेमोनिस्टिक डिज़ाइन है वो उसको परसू करना चाह रहे हैं। और जिस तरह के इंडिया वांट्स के हम लोग किसी किस्म की जो हमारी रिस्पांस है उसको भी वो चाहते हैं कि अगर इन्होंने देनी है रिस्पांस तो ये जल्दी से दें, ताकि ये है कि ये जो उनका जो वेट एंड सी वाली गेम है उनकी ख़त्म हो जाए। बिकॉज एक चीज़ याद रखें कि जब आपने रिस्पांस देनी है किसी चीज़ की तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि उसके अंदर आपका इनिशिएटिव होता है, आपने ही अपना टाइम चूज़ करना है, आपने ही अपने टारगेट चूज़ करने हैं। अब इंडिया ये चाह रहा है कि जी हम किसी ना किसी तरह से वो वाला काम भी जो अगर करना है हमने तो जल्दी करें, और अगर नहीं करना तो फिर ये अपने हेजेमोनिस्टिक जो हमारे ऊपर जो असेंडेंसी है वो किसी ना किसी तरह से दिखाते रहें कि जी वी विल नॉट लिव यू इन पीस, और हम लोग आपको जो है तंग करते रहेंगे। तो ये तो बेसिकली दिस इज अ कवर्डली एक्ट एंड दे हैव चोजन दिस टू बी वन। दूसरा ये जी ये जो है UAVs हैं, दे हैव अ रेंज ऑफ about 800-900 kilometers. They can be used for reconnaissance, they can be used for killer drones, and they can be used for monitoring or surveillance as well. तो ये कोई इसके अंदर तो आपके पास मल्टीफेरियस चॉइसेस हैं, और अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 प्लेसेस जहाँ पता चला है कि जी दीज ड्रोन्स हैव इन्फेक्टेड सम डैमेज। अब बाकी जगहों पे भी डैमेज हुआ है क्या, इनकी सारी जो एक्टिविटी थी वाज इट destructive minded, or was it in surveillance, some sort of a surveillance, or as I also hear from the public that they have heard drones flying over and then going back. So maybe it is an activity
which is also for the surveillance as well. और आसिम फिर उसके बाद साहब, यहाँ पर जो एक है सवाल ये जो अक्सर लोग जो पूछ रहे हैं वो ये है कि इनको बॉर्डर से जब ये उड़े हैं या वेर एवर दे वर फ्लू फ्रॉम, ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं किए जा सके? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? देखिए जी, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं ड्रोन्स. ऑल ड्रोन्स कैन नॉट बी पिक्ड अप हाँ, ऑन दी रेडार्स. ओके। हर ड्रोन जो है वो रेडार पे पिक नहीं होता. फिर अगर रेडार के करीब आएगा तो शायद वो पिक भी हो जाए कुछ रेडार्स के ऊपर. अगर वो दूर होगा तो उन जगहों से शायद वो पिक भी ना हो. अगर वो फ्रिंजेस पे है रेडार के, तो यू कैन नॉट रियली से कि जी ये हर ड्रोन जो है वो पिक होगा. बड़े ड्रोन जरूर पिक होते हैं, मीडियम साइज ड्रोन भी पिक हो जाते हैं. बट ये स्लो स्पीड लो फ्लाइंग आर नॉर्मली नॉट पिक्ड अप. एंड ये जो है ये एक एडवांटेज होता है बाय फ्लाइंग ड्रोन्स. और स्पेशली अगर वो हाई हाइट पे भी उड़ रहा हो तो उसकी आवाज़ भी नहीं आती. लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ेगा तो उसकी आपको आवाज़ भी आएगी. तो ये एक तो आई वुड से कि ये जो एक्टिविटी है ये दिस इज जस्ट हेजुमनिस्टिक, creating harass amongst the public. And especially, the Indians mindset continues to go after the civilian population. और वो समझते हैं कि जी सिविलियन पॉपुलेशन को वो जो जिस किस्म की भी उनके साथ वो एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, हाँ, दैट एज इट विल नॉट फॉल इन दी मिलिट्री डोमेन. तो वो बोलेंगे कि जी ये तो हमारे जो है रिएक्शन है, जो हमारा माइंडसेट है उसका. सो आई पर्सनली थिंक कि ये जो है एक इट इज एन एक्टिविटी इन विच द इंडियंस हैव कंसीडर्ड देयर एयर मीडियम कैन नॉट परफॉर्म. सो नाउ दे हैव कम टू दी ड्रोन ड्रोन्स. ड्रोन असम, यहाँ पर एक सवाल, जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तान की अब पिक करना है, पाकिस्तान ने हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड व्हेन टू रिस्पॉन्ड एंड वेयर टू रिस्पॉन्ड. सर, जब तक ये पिक नहीं करते तब तक दोनों ममालिक हालत जंग में कंसीडर किए जाएंगे? सॉरी भैया, आपका सवाल समझ नहीं आया. आसिफ साहब, एज यू सेड ना कि अब तो ये हमने पिक करना है कि कब रिस्पॉन्ड करेंगे और कहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे हम, तो तब तक सर ये दोनों ममालिक को हालत जंग में कंसीडर किया जाए? जी देखें, ये अनईजी पीस ही मैं कहूँगा इसको. जी। हालत जंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि अनईजी पीस ज़रूर है. लेकिन ये है कि हालत जंग भी कह सकते हैं फॉर द रीज़न जी कि अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका पार्ट 1 ही चला है ना अभी तक. जी। तो उन्होंने हम पे अटैक किया, हमने रिस्पॉन्ड किया. और अभी हम रिस्पॉन्स दी उनके अटैक की कि हवा के अंदर उनको रोकने की कोशिश की, विच वॉज अ डिफेंसिव मैयर दैट वी टुक. इट वॉज नॉट ऑफेंसिव. और फिर अब जो हमारा जो ऑफेंसिव मैयर बनता है, एक अभी उन्होंने अपनी बारी कर ली, अब हमारी बारी आ गई है. और ये जो है आपको पता ही है कि इसके ऊपर हमारी नेशनल लीडरशिप ने वो डिसाइड कर दिया है कि जी जिस तरह भी आर्म फोर्सेस रिस्पॉन्ड करना चाहें वो करें. और आई एम श्योर इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो पहला तो ये होगा कि जी वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए. उसके अंदर हम रिस्ट्रेंट दिखाएंगे. और मैं भी ये भी बोलूंगा कि जो डिले है दिस इज रिस्ट्रेंट एंड गोइंग फॉर अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स. बिकॉज ये नी जर्क रिएक्शन से ये चीज़ें नहीं होती हैं. और हम तो ये नहीं चाहेंगे कि नहीं चाहते थे कि इस तरह हो, लेकिन अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो नो रिस्पॉन्स इज नॉट एन ऑप्शन. यू हैव टू गो फॉर अ रिस्पॉन्स. और अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर ये पिन प्रिक ऑपरेशन जिस तरह की ये अभी इन्होंने करने की कोशिश की है, जो हरासमेंट ड्रोन हरासमेंट करने की जो कोशिश की है, आई थिंक ये ड्रोन हरासमेंट भी विल ऑल्सो कम टू एन एंड. बिकॉज ये इसका जवाब जब उनको जाए हमारा रिस्पॉन्स का, तो वो उसके अंदर ही फिर मैं हाल ये वाली चीज़ भी उनकी ठंडी पड़ जानी चाहिए. लेकिन ये है कि डू वी एक्सपेक्ट सैनिटी फ्रॉम मोदी साहब? इज ही अ आई सेम डोंट थिंक सो. पर्सन? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. एंड एंड देखें, ही व्हाट वाज ही नोन एज, आई डू नॉट वांट टू belittle his stature as a prime minister, but he was dash of Gujarat. So अब क्या कहा जा सकता है जी? And he is behaving the same way now, the way he behaved in his province, the state of Gujarat. और वो आप देखें जो उन्होंने वो 2000 के अंदर वहाँ पे जो तबाही मचाई और जो उन्होंने
हशर किया आसिफ, मुसलमानों यहाँ का पे वहां दो पे। दो सवाल है यहाँ पे। एक थोड़ा सा उसको एवेलुएट करते हैं, कौम जानना चाहती है, हमारी कौम बड़ी पुरज़्म है, वी ऑल नो दैट, कि हम 25 करोड़ की फौज की कौम है। हम सिर्फ 25 करोड़ नंबर नहीं है कि वी आर 25 करोड़ इन नंबर। सर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर? हमारा जवाब मुमकिन तौर के ऊपर क्या आ सकता है? और नंबर टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि JF-17, JC-10 और राफेल, इनका थोड़ा जरा कंपैरिजन भी हमारे नाजरीन को दीजिएगा। पहली तो चीज की मैं आपको बताऊं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो मैं उसको आई विल जस्ट गिव इट इन वन लाइन, एंड दैट इज कि जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दे हैव ट्राइड टू मेस अराउंड विद अस, और इसका जो है जब उन्होंने मस्ती की है तो इसका उनको खमियाजा भुगतना चाहिए, एंड उनको हमें ब्लडी नोट देना चाहिए, बिकॉज ये जो उन्होंने करने की कोशिश की है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप मासूम शहरियों को मारें, ये कोई तरीका नहीं है कि आप मस्जिदों को शहीद करें, ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमारी वाटर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करें। और फिर उसके बाद ये जो अभी फॉलो अप इन्होंने किया, ये भी कोई इंसानियत उन्होंने कोई नहीं दिखाई, और इसके अंदर भी किसी किस्म का उन्होंने जो सैनिटी होती है वो भी नहीं दिखाई कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू गेट इनटू आवर लाइव्स, एंड अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो दिस विल कंटिन्यू, बिकॉज दिस हैज टू एंड। And what they did yesterday, and with a follow-up like this is not acceptable, and it has to be responded with a lot of severity, I would say. और बाकी अब आप का सवाल जो है वो बड़ा सर इंटरेस्टिंग सर है, सर, और JF, JC-10 और राफेल। मैं आपको बताता हूँ जी। पहली चीज ये है कि इस आंसर विल बी स्लाइटली लॉन्गर, बट पूरी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा। जी। 2019 में जब हमने ये जवाब दिया और इंडिया को उनकी एग्रेशन का, तो उसमें इंडियंस के जहाज हमने जब गिराए, MiG-21 और SU-30, उस जो मिसाइल और जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया वो एमरैम था, और जो आपका जहाज था वो F-16 था। उसके रिजल्ट में इंडियंस ने ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए थे J-10, सॉरी रफेल्स। तो राफेल। उन्होंने कहा कि जी चूंकि अभी रफेल आया नहीं था और हमारे पास रफेल नहीं था, तो हम अप्रोप्रिएट तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सके, और अगर हमारे पास रफेल होता तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाते। ओके। अच्छा, अब उस वक्त तो इंडियंस के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी नहीं थी। जब इनके पास रफेल आया, इसके ऊपर मीटियोर मिसाइल है, इनके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई, और इनकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हमारे पे कोई 30-35 किलोमीटर ऊपर चली गई। तो उससे ये था कि हमारा जो F-16 था अब फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी नहीं रखता था रफेल के ऊपर। तो फिर पाकिस्तान लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि जी हमारे पास भी इसका तोड़ होना चाहिए या कोई जवाब होना चाहिए, और उस के लिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा तगदो की और सपोर्ट किया पाकिस्तान एयरफोर्स को। और हमारे एयर चीफ जो हैं अभी प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल बाबर, इन्होंने इनकी काविशें सोए ये जो है हम पाकिस्तान में J-10 ला सके, और J-10 के ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ था वो PL-15 था। जी। वो जो PL-15 मिसाइल है उसकी अब रेंज जो थी मीटियोर जो कि राफेल का मिसाइल था उसके ऊपर 40 से 50 किलोमीटर के एडवांटेज में आ गई, और हमें फिर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वापस मिल गई। तो उसका ये मतलब हुआ कि आज इंडिया की जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है वो नहीं है हमारे जहाज के ऊपर, क्योंकि हमारे दो जहाज हैं जिनके ऊपर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, एक J-10 और एक JF-17। अब मैं JF-17 का बताता हूँ कि जब हमने PL-15 लिया तो साथ ही हमारे पास जब ये मिसाइल पाकिस्तान में आए, हमने जो हमारा लेटेस्ट वर्जन था JF-17 ब्लॉक 3 उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर दी PL-15 की। तो अब आपके पास दो जहाज हैं जो जो कि रफेल के ऊपर हावी हैं अपनी एयर सुपरियॉरिटी की वजह से और फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी की वजह से। फर्स्ट शूट मींस दैट पहले हम उनको देखेंगे और मिसाइल दाग देंगे इससे पहले कि वो हम पे रिएक्ट भी कर सके। दिस इज नंबर वन।
नंबर टू, हमारे पास जो F-16 था, जी। उसकी भी जो कैपेबिलिटी है वो अ, थोड़ी सी एडवांटेज है उसके ऊपर भी, हमारे ये जो इंडियंस के जो रफेल हैं हमारे कैमरान के ऊपर। तो उसका मतलब ये हुआ कि अदर देन रफेल, हम्म। आपकी सारी F-16 फ्लीट जो है, उसकी जो है वो फोर्स शूट कैपेबिलिटी है ऑन द एंटायर इंडियन एयर फ्लीट एक्सेप्ट दी वाह। रफेल। तो अब आप देख लें कि आपके पास JF-17 भी है, आपके पास J-10 भी है, और आपके पास F-16 भी है, और आपके पास J-10 और JF-17 की फोर्स शूट कैपेबिलिटी है ऑन द एंटायर एयर फ्लीट इंक्लूडिंग दी रफेल। हम्म। अब आपके पास एडवांटेज क्या होता है? जी। जब आप दुश्मन आपके ऊपर अटैक करना आता है, तो वो उसको जो पहली रेजिस्टेंस होती है ना, वो आपके फाइटर से होती है। और वो ये एयर कॉम्बैट मोड के जो है ना, जिम्रे में आ जाती है ये चीज। हम्म। उसका मतलब ये है कि अगर वो वहां से आएगा, उसको आप इंटरसेप्ट करेंगे, और आप इंटरसेप्ट उसको, क्योंकि आपकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, तो आप उसको गिराने में कामयाब हो जाएंगे। हम्म। सो ये है जी आपका कंपैरिजन J-10 का, JF-17 का वर्सेस दी रफेल। सर एक कंपैरिजन में पूछना भूल गया और आप बताना भूल गए, वो ये था कि इन तैयारों को उड़ाने के लिए जो पायलट पाकिस्तान के पास हैं, जितना जज्बा उनमें होता है वो जज्बा भी उस तरफ नजर नहीं आता। दैट इज द रीजन कि 2019 हो जाए या 2025 हो जाए, कहानी उलट जाती है कि अटैक वो करते हैं और मार हम गिराते हैं। देखिए जी, आपने जहाज़ों का पूछा, अगर जी। आप एयरफोर्स का पूछते तो मैं सबसे पहले आपको ये कहता कि एयरफोर्स के अंदर दो चीज़ें जी। जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपकी लीडरशिप, जी। और एक आपकी ह्यूमन रिसोर्स, हम्म। जिसके अंदर आपके पायलट्स भी आ जाते हैं, इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, सारा सपोर्ट स्टाफ आ जाता है, और हम्म। सारी और ब्रांचेस आ जाती हैं जी। जो कि सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं। हम्म। तो इस अगर आप बात करें कि जी आपकी आज पायलट्स का क्या लेवल है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हम्म। हमारे यहाँ जब ये मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ पिछले 3-4 साल पहले, तो जो हमारी एयरफोर्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन कैंपेन चली, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इंडक्ट करेंगे। जी। और उस टेक्नोलॉजी को जिस वक्त इंडक्ट करेंगे, तो फिर हम अपने पायलट्स को और अपने हम्म। बाकी जितने भी स्टाफ के जो हमारे एयरफोर्स के पर्सनल हैं, जी। उनको ट्रेन करेंगे अपने अपने फैकल्टीज़ के अंदर कि आपने जो नया सिस्टम आया है उसको कैसे ऑपरेट करना है, हम्म। ताकि उसकी इंटीग्रेशन जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से हो सके। हम्म। और फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज आपने इंडक्ट की, जो हर किस्म की आपने रेडार के अंदर की, आपने अपने मिसाइल्स के अंदर की, आपने अपने जहाज़ों के को इम्प्रूव किया, हम्म। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपने जब इम्प्रूव कर ली, तो हम्म। इनको मॉडर्न एयरफोर्स बनाने के लिए, या जो हम आज कहते हैं कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स है नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स, जी। तो आपको नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने के लिए हम्म। इसके अंदर मल्टी डोमेन ऑपरेशन भी करने थे। हम्म। अब आपको पता होना चाहिए कि जी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें की गई और एनहांस की गई, वो आपकी EW थी, हम्म। फिर आपकी स्पेस थी, फिर आपकी साइबर कैपेबिलिटी थी, और फिर आपके UAVs थे। हम्म। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर हैं आपके ये एयरफोर्स के लिए। हम्म। और मैं आपको खुशी होगी ये जान के कि ये जो मैंने चार चीज़ें कही, EW, स्पेस, साइबर, UAV, ये इन सारों का रोल था हम्म। ये कल वाले ऑपरेशन में। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की, और नई और मॉडर्न एयर फोर्सेस जो हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्सेस हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है हम्म। कि वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुश्मन पे हावी हो जाए। और इसके अंदर जब वक्त गुजरेगा और इसका एनालिसिस होगा, अगर इंडियंस में थोड़ी शर्म हया होगी तो बताएंगे कि इसके अंदर से कितनी कैपेबिलिटीज ने उनको अफेक्ट किया। हम्म। और अगर नहीं बताएंगे, तो हिस्ट्री विल टेल द वर्ल्ड, और द लेसन ड्रॉन फ्रॉम दिस yesterday's mission हम्म। will be able to tell you. आसिम And let me सुलेमान। tell you, yesterday was a day हमारे साउथ एशिया में, जी। और मेरे ख्याल में, मेरी रेकनिंग में, दुनिया में एक एयर स्पेस के अंदर ये तकरीबन 100 से प्लस जहाज BVR इक्विप्ड एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हुआ था, हम्म। और दे वर इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर। हम्म। और उसके अंदर से बाहर निकल आना, एक्सट्रिकेट करके आ जाना, मैं कहता हूँ सलाम है हमारे पायलट्स का,
कि वो बिल्कुल विदाउट एनी लॉस दे गॉट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड वर एबल टू शूट डाउन 5 मैन्ड एंड 1 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। तो आसिम 6 साहब, जहाज़ों की किल एक बहुत बड़ा मोस्ट फैक्टर सर्टनली होता सर, है। मोस्ट याद सर्टनली। रखिए कि ये जो अट्रिशन हुई है ना, ये कल छः बर्ड्स की, ये कुछ छोटी बात नहीं है जी। लोगों की जंगों के अंदर तो 30-30, 35-35 जो है वो किल्स, इस तरह की अट्रिशन होती है 12-12, 13-13 दिन की जंगों के अंदर। जी और जी ये जो है एक ही दिन में इन्होंने 6 जहाज अपने सर, गिरवा दिए। कमांडेबल जॉब पीएफ हैज डन। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, एयर मार्शल रिटायर्ड सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हमने उनसे की। हमारे एयरक्राफ्ट जो है उनका कंपैरिजन भी थोड़ा सा रखा और मुझे आपको बताते हुए दोबारा से खुशी हो रही है कि वी हैव एडवांटेज ओवर राफेल्स। हमारा JC-10 हो जाए, JF-17 थंडर हो जाए, F-16 हो जाए, हम इतने वेल इक्विप्ड हैं व्हेन इट कम्स टू आवर एयरफोर्स कि हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान की किसी भी लेवल की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। जिस तरह आसिफ सुलेमान साहब भी फरमा रहे थे कि आवर एयरफोर्स हैज डन ट्रिमेंडस जॉब इन पास्ट 2-3 डेज। कि देखिए कितने एयरक्राफ्ट एक एक टाइम के ऊपर हवा में उड़ रहे थे जब ये सारी कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही थी, और उसमें से अपना किसी किस्म का भी कोई भी नुकसान करवाए बगैर वापस लैंड कर जाना, आधे घंटे के स्पैन के अंदर 5 तैयारे मार गिराना, और वो तैयारे मार गिराना कि जिसमें फ्रांस और हिंदुस्तान जो है वो इस हद तक प्राइड लेते हैं कि दुनिया का फाइनेस्ट वॉर एयरक्राफ्ट जो है राफेल, दे क्लेम इट टू बी द फाइनेस्ट वॉर एयरक्राफ्ट, वो हमारे पास है। नुकसान कितना हुआ वो एक सेकेंडरी इशू है मेरे नज़दीक के। उनका कितने मिलियन डॉलर का एक प्लेन था और हमने कितने मार गिराए, वो मेरे नज़दीक अभी राइट नॉट रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि हमने आपका मान तोड़ा, हमने आपके घुमंड को ज़मीन में रगड़े दे के मिलाया कि जनाब जिस चीज़ में आप प्राइड लेते थे 2009 में, जो आप दुहाइयाँ देते थे कि मेरे राफेल आ जाएं, तो देन आई विल सी कि मेरा प्लेन कैसे गुजरता है। आपके राफेल भी आ गए। हमारी PAF ने पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए आपके उस राफेल को भी 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3-3 को गिराया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ।